देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तरफा तमाशा ये कि ये अंदाज़े जल्लादी मसीहाई कहलाता है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में जब सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं तो उनके पेट में वो उबाल आ रहा होता है, मरोड़ उठ रहे होते हैं, अवाम के गम में उनके घर पे खाना नहीं खाया जाता, और जब उन्हीं को तुक्का लग जाता है, अंधी लग जाती, और वो अपोजिशन से अचानक किसी भी रास्ते से इक़्तिदार में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनकी आंखों पे चढ़े हुए चश्मे का साइज़ ज़रा थोड़ा सा मोटा हो जाता है। असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना कार्डियक सर्जन निकल आए। उन्होंने बताया कि मईशत का बाईपास हो रहा है और मरीज़ मईशत को हम इंशाअल्लाह ताला सही कर देंगे। ये एक अलग बात है कि हम ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि पहले वाले जो थे वो भी कुछ इसी किस्म की बातें किया करते थे। इससे पहले असद उमर साहब क्या बातें किया करते थे, और वो भी बकायमी होश व हवास। ज़रा उसका एक मुख्तसर सा अहवाल है, असम्बली हॉल में खड़े होकर के कितनी प्यारी प्यारी बातें किया करते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। ज़रा मुख्तसर सा अहवाल देखिए इसका। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जुमला जो आजकल बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई है, मैं इसको नहीं मानता। पाकिस्तान में महंगाई हो नहीं गई है, पाकिस्तान में महंगाई की गई है। जिस दिन वो बजट पेश किया उस दिन हमने रात को कहा कि ये बजट पाकिस्तान में महंगाई का तूफान लेके आएगा। क्यों कहा? जितने टैक्सेस हैं जिनसे अशिया की कीमतें बढ़ती हैं उनको बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए, मोबाइल फोन के सिम कार्ड को तक नहीं छोड़ा गया, उसके ऊपर मजीद टैक्स लगा दिए गए। महंगाई कैसे ना आती? अभी शायद हुकूमत का दिल नहीं भरा था कि पाकिस्तान के गरीब का कचूमर ठीक तरीके से नहीं निकला है, तो जाके बिजली की कीमतें दुगनी कर दी गई। जरा आवाम को ये तो बताएं कि 10 रुपए तो बिजली के हैं, वो 6 और 8 रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं? हमने ये तो सुना था कि हुकूमत चाहती है कि मुल्क में गुर्बत खत्म करें। मुझे तो अब शक होना शुरू हो गया है कि इनकी कहीं उर्दू कमजोर तो नहीं है। क्या ये गुर्बत खत्म करना चाहते हैं या मुल्क में गरीब खत्म करना चाहते हैं? सोने में सुहागा ये कि वो गरीब जो इस हुकूमत के आने से पहले वेंटिलेटर पे था, असद उमर साहब ने आईसीयू पहुंच करके एन उसके नरखरे पर अपने बूट रख करके और ऐसी जोर से उसको चुटकी काटा है कि अब अल्लाह मियाँ को भी उसके हाल पे रहम आ रहा है। एक और गरीब की हक में की जाने वाली इनकी माजी में गुफ्तगू मुख्तसर सी 30 सेकेंड। गैस पे तो जुल्म देखें, दुनिया में गैस की कीमतें 1/3 रह गई। पाकिस्तान में गैस की कीमत हर साल बढ़ा दी जा रही है पिछले 3 साल से। बिजली पर 3 नए टैक्स लगा दिए गए। पेट्रोलियम की मसनूआत, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन। डीजल 100% तक टैक्स ले जाया गया, पेट्रोल 51% टैक्स, मिट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 65% टैक्स। ऐवान गीला हो गया था असद उमर साहब के उन आंसुओं से जो गरीब की हमदर्दी में उस वक्त नीर बहाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वजारत खजाना का मनसब मिला मामला ऐन गैन हो गया। गैस और बिजली के बाद अब पेट्रोलियम की कीमतें भी बढ़ने जा रही थी, लेकिन शायद हुकूमत को पता चल गया कि आज मैं प्रोग्राम ठोकने वाला हूँ। एन टाइम पे मुझे अपनी एक टैग लाइन जो आगे पीछे करनी पड़ गई। फैसले पर अमल दरामद आखिरी लम्हात में मनसूख, शुक्रिया असद उमर। मुख्तसर सी 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, उसके बाद अपने पैनलिस्ट का बल्कि तारुफ पहले कराई दूं, कहीं वही बोर ना हो जाए। सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जलवागर हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक़ है, आज वो भी अपने सारे गिले शिकवे दूर करेंगे असद उमर साहब से। मुख्तसर 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। अजमल खटक साहब हैं, इनको भी मेरी तरह इस हुकूमत से कुछ शिकवा है। लिखते हैं, इस वक्त पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने फरमाया इस वक्त पाकिस्तान 30,000 अरब रुपए का मक़रूज़ है। वजीर खजाना असद उमर इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। ज़िमनी बजट में 178 अरब रुपए के टैक्सेस गोया असद उमर के इस सिलसिले में काम की पहली झलक है। आप आगे गोया होते हैं जिस मुल्क के 43% बच्चे मुनासिब खुराक और 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो, उस मुल्क में अशराफिया गरीब के टैक्सेस के पैसों पर कैसे महलात में रह सकती है? जिसमें थोड़ा सा भी खौफ खुदा हो और मौत का डर हो वो कभी इस तरह नहीं रह सकता। जिंदाबाद। यानी हुकूमत ने जो टैक्सेस लगाए हैं उससे बर्पा होने वाली महंगाई का असर गरीब गुरबा पर नहीं होगा, बल्कि ये उन बच्चों को खुराक और तालीम देने की ऐसी अव्वलीन डोज है जो दिया तो गरीबों को जा रहा है, लेकिन उसका मंतकी नतीजा ये निकलेगा कि अशराफिया में खौफ खुदा पैदा होगा और वो खुद ब खुद महलात से बाहर निकल आएंगे। सुभान अल्लाह। हबीब अकरम साहब लिखते हैं, असद उमर आप भी नामी कॉलम है।
तहरीक इंसाफ की सफ़ों में मौजूद बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं, जिनकी रोज़ अफजू इमारत की वाहिद वजह पाकिस्तान में टैक्स चोरों को हासिल रियासती तहफ़्फ़ुज़ है। टैक्स चोरी के पैसे के जरिए ज़मीनों के कारोबार ने मुल्क में ज़मीन की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि अब कोई सफ़ेद पोश अपना घर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस मुख्तसर अरसे में जब टैक्स चोर जायदाद की मार्केट से बाहर थे, कीमतें आम आदमी की पहुंच में आने लगी थी, मगर तब्दीली के पहले ही झक्कड़ में टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क की तारीख में किया गया पहला बाकायदा इक़दाम वापस हो गया और अब कीमतें वापस आसमान की तरफ जाने लगी हैं। बदकिस्मती ये है कि ये सब कुछ असद उमर ने किया है, जिनके बारे में यकीन की हद तक समझा जाता था कि ये शख्स कभी किसी का आला कार नहीं बनेगा। ताबूत में आखिरी कील ठोकता चलूँ, इकराम सहगल साहब पसे आईना में लिखते हैं, मईशत का हाल अबतर है, कौमी खजाना दिवालियापन के दहाने पर और कर्जे आसमान को छू रहे हैं। ऐसे आलम में अज़सर नौ मालियाती इक़दामात नागुज़ीर हो चुके थे। इन हालात के पेश नज़र PTI के वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने नहायत मायूस किया। असद उमर का यह दावा भी इंतहाई गैर दानिशमंदाना है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी चूँकि टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते, इसलिए ये पाबंदी पाकिस्तान में उनके लिए सरमायाकारी और कारोबार में रुकावट बनेगी। आखिरी एक पैराग्राफ सुन लीजिए और उसके बाद दाद दीजिए। महंगाई में इजाफे के बगैर साहिब इस्तात अमीर तरीन अफराद पर लग्जरी टैक्स लाजमन लागू होना चाहिए। हम फाइलर्स बेवकूफ़ हैं जो 20 करोड़ आबादी जिसमें 30 लाख नॉन फाइलर भी शामिल हैं का बोझ उठाए हुए हैं। क्या असद उमर हमें वाकई बेवकूफ़ समझते हैं? देखना यह कि इमरान खान हमारे बारे में क्या सोचते हैं। डायरेक्ट जाऊंगा सदाकत अब्बासी साहब के पास, इतने सारे रेफरेंसेस दिए हैं इसलिए इंशाल्लाह उम्मीद PTI को सदाकत अब्बासी साहब को मेरा कहा बुरा नहीं लगेगा। सदाकत अब्बासी साहब सर ज़रा मालूमात में इजाफा कीजिए। ये भैंसे बेच करके कौमी ख़जाने पर जितना आपने इतना एहसान किया है, चाय बिस्किट खिला खिला करके आपने गवर्नर हाउस में आवाम को बुला करके और जो पुल तोड़वा रहे हैं वहाँ लाहौर में और जो इस तरह की सस्ती तफरीह आपने आवाम को फराहम की है, प्लस एक और तफरीह कल के शो में मैं जिक्र कर चुका हूँ, सदर साहब ने फराहम की है। उन्होंने बताया जवानी दीवानी जो है ना वो है तीर बहदफ नुस्खा, प्राइवेट प्रोडक्शंस वगैरह के हवाले से उन्होंने बात की है। ये मुझे बताएं, ये सारी चीज़ों में कोई कोरिलेट देखते हैं आप? ये सारी चीज़ों का कोई कनेक्शन है? कहीं अकल का इस्तेमाल किया जा सकता था जो नहीं किया गया? नूर आलफीन बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि जितनी आपने एक नैरेटिव बनाया है अब आप उसी तरह मुझे उस अपना नैरेटिव बनाने का भी मौका देंगे और मुझे अपनी बात जो है ना उसको साबित करने के लिए मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। सबसे पहली बात यह कि आपने जो बातें की वो आपके एंगल से ठीक होंगी, लेकिन हमें एक घर मिलता है जिसको हमने ठीक करना है। उस घर में जितने सरकारी इदारे चल रहे हैं वो 700 से 800 अरब रुपए के नुकसान पे हैं, लिहाजा इसका बोझ किसी ने उठाना है, वो टैक्स पेयर उठाएगा और वो टैक्स पेयर को हमने किसी तरह टैक्स करना है। आपका जो बिजली है उसमें 1100 अरब का गर्दशी कर्जा है और जो गैस है वो भी इस दफ़ा पहली दफ़ा तारीख में 154 अरब रुपए का कर्जा है। अब दो आपके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप बिल्कुल ऐसे ही मरीज जिसको आपने जिक्र किया कि जो ICU में, उसको पैरासीटामोल दे के उसका दर्द ख़त्म कर दें और आगे चलें और कर्जा बाहर से लेके ऐसे ही तायुश की ज़िंदगी गुजारें। दूसरा तरीका ये था कि इकानमी को ठीक करने के लिए एक तो कंज्यूमर जो एक तो जो टैक्स पेयर है उस पर बर्डन डालना है और दूसरा खर्चे कम करने हैं। खर्चों में आपको शायद गाड़ियां नजर नहीं आई, आपको भैंसें कहने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो 23 लाख की भैंसें बेची हैं, करोड़ों की गाड़ियां बेची हैं। अभी शायद खान भाई साहब ने 1 अरब 32 करोड़ की और लग्जरी गाड़ियां मंगवाई थी, वो भी हम बेच रहे हैं। कल हम मरी का गवर्नर हाउस जिस पे 600 मिलियन रुपए बादशाह सलामत मियां नवाज शरीफ साहब ने पिछले साल 600 मिलियन रुपीस उसके गोल्ड प्लेटेड कमोड्स में लगाई हैं, उसको हम उसका कोई सर एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग उम्मीद तो ये कर रहा था खुद अपने आप से कि आपकी तमाम तर बातों को मैं बहुत ही सब्र इस्तकामत के साथ सुनूंगा। अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब पर डायरेक्ट नहीं आ गए होते, वो मेरे मामूजात भाई नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर दूं। मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ मैंने इसी प्रोग्राम में इसी पेडिस्टल पे किया है वो भी एक तारीख है, फेसबुक बाकी हिस्ट्री है, आप यूट्यूब पे भी रुजू कर सकते हैं, अफाका होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सर मैं एक बात बताऊं, यहां जब किसी को पकड़ा जाता है ना, जब किसी को एहसास दिलाया जाता है कि तुमने गलत किया, तो वो बराबर वाले का पता बता रहा होता है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया कुदरत ने समझ लीजिए उसकी सजा दे दी। वो अब इख्तिदार में नहीं है, इख्तिदार में आप आ गए हैं। आप जिस गैस के बारे में बातें कर रहे थे असद उमर साहब, आपने आते ही सबसे पहले उसको महंगा किया। जिन गाड़ियों को बेच करके आप पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी की बातें कर रहे थे ना, मैं इसका सीधा सीधा हल बता देता हूं। चारों गवर्नर हाउसेस को आप बेचिए,
اس کو کرائے پہ چڑھائیے میری بلا سے, آپ کو ایک خطیر اماؤنٹ ملے گا, یہ ڈیم کے لیے چندہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو ایوان صدر میں آپ نے عارف علوی صاحب کو لے آ کر کے جمع کرایا نا, یہ یہاں کراچی میں ناکام ایم این اے تھے, اس کے بارے میں 2 پروگرام کر چکا ہوں. ایک ناکام ایم این اے کو اس کی ناکامی کا پروموشن آپ نے صلہ دیا ہے اور لے آ کر کے آپ نے ان کو وہاں ہمارے سر پہ مسلط کر دیا ہے, جس کی اجر ماہانہ 8 لاکھ روپے. اتنی تو میری تنخواہ نہیں ہے سر, کمپیٹنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ میں ان تمام سوالوں کے جوابات لوں, میرے دیگر مہمان بھی یقیناً بےتاب ہو رہے ہوں گے, وہ بھی اس میں کار خیر میں آپ کے ساتھ ضرور حصہ بٹانا چاہیں گے. صداقت علی عباسی صاحب سر 2 منٹ, مجھے بریک پہ جانا ہے. ایک سے صرف 2 جملے. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب چونکہ آڈیو پہ ہیں اس لیے ان کا صبر مزید نہیں آزمانا چاہتا, آپ سے نہایت ہمبل ریکویسٹ ہے, تھوڑا سا مجھے 1 منٹ دے دیجیے. مرتضیٰ صاحب السلام علیکم. ایک کریکشن کر دوں آپ کی. جی سر جتنی بحثہ بحثی اس میں میرے اور صداقت علی عباسی صاحب کے درمیان ہو رہی ہے, پہلے تو یہ بتا دوں کہ ہم دونوں کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, نہ ہی ہم دونوں کسی الگ الگ ایجنڈے پہ ہیں, ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان ہے. سر یہ مجھے بتائیے میں کتنا غلط ہوں اور وہ کتنے صحیح ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا سب سے پہلے کہ انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. اگر ان کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ 6-8 ماہ پہلے جو ہم نے بجٹ پیش کیا تھا اس میں جو انہوں نے اس بجٹ پہ اپنی جو رائے دی تھی قوم کے سامنے رکھی تھی, اگر یہ 8 ماہ پہلے بھول گئے ہیں تو پھر میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں تو اتنا کہوں گا کہ یہ پچھلے 5 سال جو کچھ کہتے رہے ہیں, اب اللہ نے ان کو موقع دیا ہے اور اگلے 2-3 سالوں میں پتہ چل جائے گا کہ ان میں کتنی اہلیت ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 40 دنوں میں پاکستان کی ہسٹری آپ دیکھ لیں, کوئی ناکام ترین حکومت ہوئی ہوگی جس کی مقبولیت یا ڈاؤن فال اتنی تیزی سے شروع ہوا ہوگا. آپ دیکھ لیں اسد عمر صاحب کی ابھی اسپیچز آپ نے سنائی ہیں, جو پاکستان زرعی ملک ہے اس کا انہوں نے 30 دنوں میں فرٹیلائزر کا کیا اشر کر دیا ہے, کیا بنیاد جس کی زراعت پہ ملک کی ہے اس کا اشر اس طرح کرنا تھا. انہوں نے گیس کی بھی یہ بات نہیں مانتے, قرضوں کی بھی یہ بات نہیں مانتے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ذمہ داری ان پہ پڑی ہے یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. بوکھلاہٹ کا شکار تو سر اس وقت میں بھی ہوں, کیونکہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور نہایت ہمیں اہم ترین پہلوؤں سے آگاہ کر رہے ہیں, اور یہاں پروڈیوسر نے سور پھونک دیا کہ ایک بریک پہ جانا ہے. سر بہت ہی مؤدبانہ بریک کی اجازت دے دیجئے, واپس آؤں گا تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک مختصر سے کمرشل بریک پر چلتے ہیں. گیان چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھوڑا سا گیان مجھے آپ بھی دیجیے گا. ایک فیس بک پہ کوئی پوسٹ چل رہی تھی, مجھے بڑی اچھی سی لگی. اس میں عمران خان صاحب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا خم کھا رہے ہیں اور لکھا ہے آٹا مہنگا, چینی مہنگی, کھاد مہنگی, گیس مہنگی, ریلوے ٹکٹ مہنگی, ٹریفک چالان مہنگا, بجلی مہنگی, اور کوئی خدمت میرے لائق. آپ کے خیال میں اور کیا خدمت لی جا سکتی ہے خان صاحب کی حکومت سے؟ ہاں, خان صاحب نے جو بھی چیزیں کہی تھی کہ میں سستی کروں گا, پہلے تو ان سب چیزوں کو مہنگی کر چکا ہے, آپ اس کا ذکر کر چکے ہیں. سر انہوں نے کہا تھا میں ان کو رلاؤں گا, آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی 3 مہینے کے لیے کسی فارن ٹرپ پہ نہیں جاؤں گا. وہ سعودی عرب گئے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد کسی کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ وہاں پہ کیا باتیں ہوئی. پارلیمنٹ میں سب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کر اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. پھر یہ کہا تھا کہ میں جہاز پہ چڑھ کر نہیں جاؤں گا, اپنے کمرشل فلائٹس سے ہی جاؤں گا. تو انہوں نے پرائم منسٹر کا جہاز جو استعمال کر تو یوں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے ہر بات پہ اپنے جو باقی جو پلان دے چکے تھے, جو انہوں نے ایک پروگرام دیا تھا, اس سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ جس بات کا اعلان کیا تھا اس کے ریورس کر رہے ہیں. انہوں نے گیس پہ آپ بات کر چکے ہیں کہ گیس کے لیے کہا تھا تو اس کے مہنگائی ہو گئی. پھر پیٹرولیم کی پرائسز پہ آئے, انہوں نے یقیناً یہ موخر تو کر دیا ہے. پھر ڈیولپمنٹ سائڈ پہ آئیں گے تو 125 ارب روپے کا کٹ لگا ہے ڈیولپمنٹ سائڈ کو. 400 اسکیمز جو ہیں ان کو انہوں نے اڑا دیا ہے. تو ایک طرف سے تو مہنگائی کو بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف سے ڈیولپمنٹ کو گھٹا رہے ہیں. تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ان کا پلان ہے کیا اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, یا ان کو ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہاں
اسد عمر صاحب سے ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ ایک اکنامسٹ ہیں, پبلک کو ریلیف دینے کے لیے کچھ اسٹیپس لیں گے. پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ سر آپ کی بات کر رہا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ, آپ نے ریلیف کی خبر آپ تک پہنچ نہیں پائی ہے. گیان صاحب گورنمنٹ کی پراپرٹیز کو بیچ کر گورنمنٹ کو چلائیں گے. سر تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا گیان ان ریٹرن واپس کرنا چاہ رہا ہوں جتنا آپ نے مجھے دیا. آپ ریلیف کی بات کر رہے ہیں, ریلیف کی خبر تو میرے سامنے ہے. صداقت علی عباسی صاحب ہموطن گوش ہیں. ای سی سی اجلاس منگل کو طلب, بجلی 4 روپے یونٹ مہنگی کرنے کا امکان. سر بچے کی جان لیں گے مطلب, اور کتنا ریلیف دیں وہ؟ صداقت صاحب جواب آپ پر ادھار ہے. جی جیسے نور آپ نے کہا کہ جی آپ نواز شریف صاحب کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ بھائی وہ چلے گئے ٹھیک ہے, لیکن ہمیں قرضوں میں جکڑ کے چلے گئے, ہمیں معاہدے ایسے کر کے چلے گئے جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. آج ہمیں جو پی ڈی ایس پی یہ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو پی ڈی ایس پی انہوں نے رکھا تھا وہ 661 بلین کا تھا, ہم اس کو 10% بڑھا رہے ہیں. باقی معاملات یہ ہیں کہ پاکستان میں جس طرح کے حالات ہمیں ملے ہیں ہم نے وہاں سے ٹھیک کرنا ہے, ہمیں زیرو سے نہیں ٹھیک کر سکتے. ہمارے پاس جو کمٹمنٹ پچھلی گورنمنٹ کر کے آئی ہے, جو ہم ان کے قرضوں پہ لیے ہوئے سود ہیں وہ بھی ہم نے پے کرنے, اس لیے آپ خاطر جمع رکھیں انشاءاللہ لوگوں کے لیے. سر جتنا جمع کیا تھا پچھلی حکومت گئی تو وہ تفریق ہو گیا, اس کے بعد پھر آپ آ گئے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو کچھ جمع کیا تھا وہ بھی اللہ ماشاءاللہ آگے پیچھے ہی ہونے والا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں خاطر کو جمع رکھنے کے لیے, تو خاطر کی خاطر تھوڑا سا اور جمع کر لیتے ہیں, کیا پتہ اس بار ضرب ہو جائے. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, سر ایک فارمولا تھا حکومت میں آنے سے پہلے اسد عمر صاحب کی دائیں ہاتھ والی جیب میں, میرا خیال ہے کوٹ بدل دیا گیا ہے. مرتضیٰ عباسی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, چلیں یہ تو اتفاق سے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا صداقت علی عباسی صاحب, سر سوال ذہن میں آ گیا تو آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں. ایک فارمولا تھا ان کے پاس, وزیر خزانہ کے پاس, اور اس فارمولے کے تحت وہ پیٹرولیم کی قیمت 50 روپے کرنے والے تھے. سر آپ کے خیال میں یہ کوٹ چینج ہو جانے کی وجہ سے ہمیں مشکل دن دیکھنے پڑ رہے ہیں, یا کسی نے جان بوجھ کر کے یہ دانستہ طور پر حرکت کی ہے, وہ جیسے قطری کا بٹوا مار لیا تھا ایک بڑے آدمی نے, ایسے ہی کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی بات نہیں کی تھی, انہوں نے پیٹرول پہ ٹیکس کی بات کی تھی. دوسری بات یہ کہ اس وقت کروڈ آئل کی قیمتیں دنیا میں لوئسٹ تھیں, اور روپیہ بھی جو تھا وہ 100 روپیہ $1 تھا. اب جو ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا اور کروڈ آئل بھی مہنگا ہو گیا, اور یہ جو قیمتیں ہیں یہ ایک پرائیویٹ یعنی ایک گورنمنٹ کی نہیں, ایک ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور آج اس کو ہم نے ڈکلائن کیا بیکاز ایک فیل کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ یہ برڈن اپنے اوپر لے گی. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب نے کوئی بات کر کے وہ مکرے, ایسی بات نہیں ہے. سر میں یہ بھی آن ریکارڈ ہے, یہ بھی آن ریکارڈ ہے, میں نے یہ مکرنے کا لفظ کہا ہی نہیں, آپ کسی عدالت میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اچھا مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہے. مرتضیٰ صاحب ڈالر کی قیمت بھی کمپیئر کریں. جی درست ہے. اچھا مرتضیٰ صاحب, سر یہ مجھے بتائیے گا, ہر نئی حکومت آ کر وہی پرانا والا بغیر میوزک کا گانا سنا کے بور کرتی ہے کہ یہ پچھلے کا کیا دھرا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں, پچھلے والے نے اتنا ستیاناش کر دیا تھا کہ ہمیں نئے سرے سے دوبارہ ستیاناش کرنا پڑ رہا ہے. سر آپ جب آئے تھے تب آپ نے بھی یہی ساری باتیں کی تھیں, یہ سٹیٹمنٹس میں فرق نہیں آ سکا, حکومتیں بدل گئیں, چہرے بدل گئے, کیا کہیں گے سر؟ یہ آواز مجھے نہیں آ رہی, عالم غیب میں جواب جا رہا ہے. جی سر دوبارہ کہیے گا. جی جی جو ہمیں 2013 میں حکومت ملی تھی, ہاں اس وقت پاکستان کے کیا زمین آسمان فرق. میں ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ اس کا ڈینائل دے رہے ہیں, میں ازیوم کر رہا ہوں. گیان چند صاحب اوور ٹو یو سر, اگر آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں. دیکھیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر میں اگر روپے کے مقابلے میں ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو یہ ان کی پالیسیز کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ جاتا ہے کہ ان کے آتے ہی کیوں ڈالر مہنگا ہو رہا ہے. وہی گھر ہے, وہی پرانے ریسورسز ہیں, پہلے کی گورنمنٹس چل رہی تھی. ہاں یہ ہے کہ بہتری ان کے لیے گنجائش تھی, لیکن اب ان کے جو بڑے بڑے دعوے کر کے آئے ہیں وہ تو نہیں ہو رہے ہیں. ابھی تو باقی نوکریوں کو نوکریاں دینا باقی ہیں, وہ گھر بنانا باقی ہیں. تو یہ سب چیزیں کہاں سے ہوگی اور
कैसे होंगी, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट कोई अच्छी शुरुआत ले चुकी है, और शुरुआत में ही लग रहा है कि इनका जो रुख है आगे बढ़ने का, इनका जो विजन है वो ठीक है। हमें तो इनकी बातें ही, इनके जो गवर्नेंस की शुरुआत है, इनके जो डिसीजन है वो समझ में नहीं आ रहे। ये समझते हैं कि 4-8 भैंसें बेचकर और तो कुछ गाड़ियां बेचकर। देखिए सर, सदाकत साहब फिर मामला भैंसों पे आ गया, इसलिए मुझे वक्फे पे जाना पड़ रहा है। वक्फे से वापस आऊंगा तो इंसानों की गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। नाज़रीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। सदाकत अब्बासी साहब, ये मुझे बताइएगा, चलिए मैं इस बात पर भी कलमा पढ़ लेता हूँ कि आपने कहा नॉन फाइलर्स को जो है आपने जो भी कुछ दिया है उसमें और मुझे आपने बराबर करके, चलिए मेरी हद तक नहीं की, चलिए आपने उसको रिलीफ नहीं दिया। आप ये मुझे बताइए, ये जिन गरीबों के लिए आपने सिगरेट पर टैक्स में इजाफा फरमाया है, वो गरीब तो ऑलरेडी पहले सिगार पे थे, पाइप पे थे, उनके लिए इतनी सस्ताई करने की क्या जरूरत थी? मतलब हातिम ताई का भी कुछ ख्याल किया जाता तो मेरा ख्याल है कि कुछ इससे बेहतर ड्राफ्ट बन सकता था। क्या कहेंगे सर? नहीं, टैक्स, आपको सिगरेट की पे टैक्स पे एतराज है या एतराज नहीं है? मुझे समझ नहीं आई बात। यही तो मेरे सवाल का जुज़्व होता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता और मैं उसी पर। देखिए, हमने टैक्स किस चीज पे लगाया जरा। अच्छा, आप थोड़ी सी जरा मैं इसका जवाब देता हूँ। हमने इनडायरेक्ट टैक्स, चूंकि पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि बजट का खसारा ज्यादा है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स लगाए हैं सिगरेट्स पे और उन इंपोर्टेड आइटम्स पे जिनकी हम इंपोर्ट कम करवाना चाहते हैं। एक तो उनकी इंपोर्ट कम होगी, लोग लोकल खरीदेंगे, और दूसरा गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ बहुत माजरत के साथ, बड़ी इंपोर्ट कम होगी। मिसाल के तौर पे बच्चों के दूध की भी, जो दूध हम यहाँ बना रहे हैं वो हसन निसार साहब की जुबान में अगर मैं कहूँ तो वो हराम भी है, वो गंदा भी है, वो गलत तरीकों से भी बनता है, उसमें पता नहीं क्या क्या जो है वो डाल करके बनाया जा रहा है। अगर एक अच्छी चीज किसी आदमी को बाहर से मिल रही है तो आपने सबसे पहले तो उसका गला घोटा, और उसके बाद यहाँ वाले को आपने एक जो है ना वो बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी कि डू व्हाटएवर यू वांट टू। आपने ग्राउंड पे खड़े रह करके गरीब आदमी के पेट पे इतनी जोर से लात क्यों मारी? नहीं, अब आप सुने, मेरी बात सुने। जो गरीब आदमी, पता नहीं आपने हसन निसार साहब ने उसको समझा जो इंपोर्टेड दूध पीता है, तो मेहरबानी करें इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। दूध यहाँ पे मिलता है, हम सारे यहीं से दूध पी के आप और मैं बड़े हुए हैं। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। मैं कलमा पढ़ सकता हूँ, मैंने वो 1000 रुपए वाला दूध का डब्बा शक्ल करीब से नहीं देखी। आई वॉज अ गरीब आदमी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, हम मकामी दूध ही पी के बड़े हुए हैं ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जरा सिर्फ मेरे जवाब पूरा सुन लें। हमारे मुल्क में इंपोर्ट और इंपोर्ट का बहुत बड़ा गैप है। हम इंपोर्टेड चीज़ों पे कम से कम और उन चीज़ों को लोकल चीज़ें खरीदना के लिए मजबूर करना चाहते हैं। इंपोर्टेड चीज़ें महंगी करने का मतलब है जिसके पास बहुत पैसे हैं वो खरीदे, लेकिन हम चाहेंगे कि लोग यहाँ से चीज़ें खरीदें। उसके लिए यहाँ पे रोज़गार बने, यहाँ लोगों को नौकरियाँ मिलें, यहाँ की GDP हो, तो ये सारी बातें मुल्क के लिए मुस्बत हैं। दूसरी बात ये कि जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है वो कम होगा तो आपको जो मियाँ साहब ने बैरूनी कर्जों में फंसा दी है उनमें आपकी बचत होगी। तो दुनिया में हर जगह पे इंपोर्ट को कम करने को अच्छा समझा जाता है ताकि आपकी लोकल इकोनॉमी फ्लरिश करे, यहाँ रोजगार मिले। ठीक है, चले मैं विड्रॉ करता हूँ, लेकिन ये दुनिया भर में नॉन फाइलर्स के साथ ये रियायतें भी नहीं दी जाती है, और वो भी इसलिए चाहता हूँ। जी सर। हाँ, नॉन फाइलर वाली बात मैं भूल गया। सुने, दो बातें। नहीं, आप नहीं भूल गए, फाइलर पे ये असद उमर साहब भूल गए। नहीं, अच्छा चले ना, मुझे मौका देना। जो फाइलर है उस पे टैक्स की रेशो कम है, जो नॉन फाइलर है उस पे रेशो ज्यादा है। पिछली हुकूमत ने नॉन फाइलर को गाड़ियां और ये चीजें खरीदने पे पाबंदी लगा दी थी। हम समझते हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो यहाँ के टैक्स पेयर नहीं है। जो बहुत सारे लोग हैं जो उम्र के उस हिस्से में कि जो अब आमदनी नहीं कमाते तो टैक्स फाइलर नहीं है, वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, वो भी प्रॉपर्टीज की, खासकर बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ पे। सर मैं समझ गया आपकी बात। ज्ञान चंद साहब के पास जाऊंगा ताकि फिर वाइंड अप जाए। इन्वेस्टमेंट। जी ज्ञान साहब। जी इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में बायस। मैं ये कहूंगा कि इंपोर्टेड चीजों पे अगर टैक्सेस उन्होंने बढ़ाए तो ठीक है, मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे महंगाई जो इतनी बढ़ा दी है कि यहाँ की प्रोडक्शन जो है वो कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। एक तरफ से तो कहते हैं कि भी ठीक हम टैक्सेस लगाते हैं इंपोर्ट को कम करने के लिए, लेकिन यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए भी आप अगर गैस बढ़ा देंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, अगर आप पेट्रोल बढ़ा देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपकी
ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ ایکسپورٹ والی انڈسٹری کو درست ہے، آپ دونوں صاحبان بالکل اپنی جگہ صحیح ہیں. یہ میں ہوں جو فساد کی جڑ ہوں، یہ میں ہوں جو غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے دونوں مہمانوں کی آمد کا میں نہایت مشکور اور ایک بہت ہی دل پذیر، ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی خبر کے ساتھ یہاں وائنڈ اپ پہ جائیں گے. سی این جی مہنگی، ٹرانسپورٹ کرایوں میں 20% اضافے کا امکان، شہری پریشان، تبدیلی آ چکی ہے. اسی کے ساتھ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.